हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो जो कंट्रोल सिस्टम की सीरीज़ के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइक्विस्प्लोट। तो पहले मैं आपको बताया था नाइक्विस्प्लोट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एट द एंड वही हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो सिस्टम स्टेबल है। वो मैं बोर्ड प्लॉट की जो वीडियो उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि भाई हमें सबसे पहले तो हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना आना चाहिए। ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये आपको बताएगा स्टेबिलिटी के बारे में। कैसे बताएगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या टॉपिक है, फिलहाल के लिए आपको नाइक्विस्ट प्लॉट करना आना चाहिए कि मान लो आपका अगर वो कोई ट्रांसफर फंक्शन दे देगा तो आप उसका ये नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ना एक कंटूर होता है, ऐसे ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए। ये कंटूर होता है, इसके ऊपर हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, जब आप ए से बी जाओगे, ये आपको पाथ फॉलो करना है, सिंपल। तो जब मैं ए से बी जाऊँगा तो ए से बी जब हम जाएंगे तो हमने क्या करना है, पोलर प्लॉट बनाना है, वो हम सीख चुके हैं। सी से डी वाला जो पाथ है वो इसका जस्ट इमेज होती है, जो आप पोलर प्लॉट बनाओगे उसकी इमेज होती है रियल एक्सिस के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपके पास डी से ए, ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ जो होता है ये पोल एट ओरिजिन को कवर करता है, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर आपके पास जितने भी पोल हैं ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस को जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस को मैं पुट कर दूंगा लिमिट एप्साइलन अप्रोच टू जीरो, एप्साइलन एक्सपोनेंशियल जे थीटा। मतलब एप्साइलन अप्रोच टू जीरो मतलब क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पे देखो ओरिजिन के ऊपर जीरो होती है, ठीक है। तो इसके और फिर देखो जब आप डी से ए जा रहे हो, डी से ए, तो डी का जो एंगल है ये वैसे मैं आपको बता दूँ ये एग्जैक्टली ना ऐसे होता है, ठीक है। इसे ऐसे ओरिजिन से पास कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी का जो एंगल है वो थीटा क्या लिखूंगा मैं, -90, और ये -90 से +90 की तरफ जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू +90, समझ रहे हो। यहाँ पे जो इस एक्सिस पे जो एंगल होता है वो -90 और ऊपर की तरफ जा रहा है तो +90। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे थीटा को वेरी करना है। थीटा वेरी करेगा -90 से, थीटा वेरी करेगा थीटा इज इक्वल टू -90 से -90 टू +90 डिग्री, ठीक है। इस केस के अंदर डी से ए। बी से सी केस जो है ये वाला, ये जो पाथ होता है ये राइट साइड के अंदर जितने भी पोल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, जितने भी पोल एग्जिस्ट करेंगे उनके लिए। तो मैं आपको नीड की बात कर रहा था नाइक्विस्ट प्लॉट की। तो होता क्या, सपोज आपके पास GSHS कोई फंक्शन है और उसके अंदर इसका कुछ जो पोल है ना, कोई पोल है वो राइट साइड में चले गए, पोल एट राइट साइड। तो भाई अगर पोल राइट साइड के अंदर अगर जाएंगे तो इससे एक चीज़ श्योर होगी कि आपके पास GSHS जो आएगा वो अनस्टेबल आएगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि GSHS अगर अनस्टेबल है तो क्लोज लूप सिस्टम भी अनस्टेबल आए? उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास है नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे करना है, बट पहले ठीक है। तो बात ये थी कि ये क्यों आया, ये आया GSHS के जितने भी राइट साइड के अंदर पोल है ना ये उनको कवर करने के लिए है। तो यार पोल तो किसी भी डिस्टेंस के ऊपर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको, ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है, भी एक सेमी सर्कल है, जिसके लिए मैं इस पाथ के लिए मैं एस को क्या पुट करूँगा, लिमिट आर अप्रोच टू इन्फानाइट, आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसा है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा। और थीटा को देखो यहाँ से ये ऊपर से आ रहा है, इस बार थीटा ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, तो थीटा की वेरिएशन चलेगी 90 डिग्री टू -90 डिग्री, समझ रहे हो। ये इस एक्सिस से नीचे की तरफ आ गया। तो ये तो था कि आपने कंटूर पे कैसे चलना है, किस पार्ट के लिए कैसे चलना है। अभी मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले एक एग्जांपल के अंदर जो एक एग्जांपल जो लेंगे वो IES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ओवरऑल जितना भी इसके अंदर बनता है वो आपको क्लियर हो जाए नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास ESC 16 के अंदर आया था, कन्वेंशनल क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो इसके अंदर वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा था। तो पहले तो हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना आना चाहिए। और स्पेशली मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आप देख रहे हो ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था पोलर प्लॉट के अंदर कि मैं एक एग्जांपल लूंगा नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का, तो वो यही एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम जो है वो ए से बी जाना है। ए से बी के लिए करना है पोलर प्लॉट। तो आपको पता है पोलर प्लॉट कैसे आएगा, सीधे, ठीक है। तो सीधे करेंगे इसको, जे ओमेगा, याद आपको पोलर प्लॉट की लास्ट टाइम मैंने वीडियो दी थी, तो आप उसको देख लें जिसने नहीं देखी, क्योंकि पोलर प्लॉट की वीडियो आपको, पोलर प्लॉट तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तब ये उसका एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो डायरेक्टली यहाँ से अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर +4, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर द रूट, यहाँ से बनेगा ओमेगा स्क्वायर +1
और यहाँ से बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल कितना आएगा 5। देखो इसका एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोल जो ऊपर जाएगा बनेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा, ठीक है। इसको देखो, इसका एंगल डायरेक्टली मत निकाल देना, इसको पहले प्लॉट करो। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ये -1 इधर आया, आप रियल एक्सिस पे ओमेगा ऊपर चलेगी, ठीक है। जो आपको एंगल चाहिए वो ये थीटा रिक्वायर्ड, बट यहाँ से देखने से जो मिलता है वो मिलेगा ये थीटा, ठीक है। तो मेरा थीटा रिक्वायर्ड आएगा वो कितना आएगा, देखो वो आएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ये थीटा है ना, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना है tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। और थीटा रिक्वायर्ड कहाँ पे है, वो नीचे है। देखो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो इसका एंगल है, इसका। तो जब ये इसका एंगल है तो ये ऊपर जाके अपोजिट साइन लेगा, तो फाइनली ये जो 180 ऊपर जाके बन जाएगा -180 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस का बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा। डन है यहाँ से। तो फाइनली आप देख रहे हो कि tan इनवर्स -1 माइनस में एक प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जो एंगल हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, तो फाई आ जाएगा आपके पास फाइनली -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। ये सारा गेम जो है ना ये पोलर प्लॉट के लिए कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड देखना है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी 0 0, तो यहाँ से बन गया 2, और एंगल आएगा, इनिशियल एंगल कितना आ जाएगा -180 डिग्री, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, अगर ओमेगा को मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखना मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 0, और 5 बन जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना। देखो ओमेगा की पावर से नीचे ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम होती तो इन्फाइनाइट आता, अगर नीचे ज़्यादा है तो 0 आएगा, अगर बराबर होती फिर वो लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको मैथ के वीडियो में बता चुका हूँ, वो लगा लेते हैं हम लोग। तो 5 कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा -90 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल है ना -180 से -90 चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो पोलर प्लॉट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। देखो इसका जो पोलर प्लॉट आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एंगल -180, ये -180 की लाइन होगी, मैग्नीट्यूड 2, इसका मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट करेगा। और -180 से आप देखो जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये एंगल कम -180 से कितना आएगा -175, -170, -160 और फाइनली -90। और जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे जाएगा और -90 में 0 की तरफ घुस जाएगा। तो ये तो बन गया आपके पास पोलर प्लॉट, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो मैंने आपको बताया था सी से डी का जो पाथ है वो इसका एग्जैक्ट क्या होता है, रेप्लिक होता है, ऐसे इस एक्सिस के अंदर आप इसको ऐसे बना देना, ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हो। फिर बात आती है आपके पास, अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें बच गई हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो ये वाला पाथ। देखो इस पाथ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास यहाँ पे ना ओरिजिन के ऊपर पोल हो। तो क्या हमारे पास ओरिजिन के ऊपर पोल है, नहीं है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस पाथ को सॉल्व करने की। हाँ ये है कि इसका एक जो पोल है वो राइट साइड के अंदर शिफ्ट कर गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे, एस इज इक्वल टू 1 पे, तो हमें इस पाथ को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एस की वैल्यू को पुट करेंगे आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा, ठीक है। जहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और थीटा की वैल्यू +90 से -90, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पाथ के लिए, ये जो पाथ है इसके लिए एस को पुट कर देंगे आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा, और आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं इधर। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखो ये बना आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा +2, ठीक है, डिवाइड बाय आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा -1, और यहाँ से आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा +1। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो आपके पास आर है, ठीक है, ये जो आर है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे लिख दो आगे, यहाँ पे आगे लिख देंगे क्या, कि लिमिट आर अप्रोच टू इन्फाइनाइट। तो अगर ये चीज़ इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगी तो 2 के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी आएगी। तो इसका मतलब इस 2 को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से ये हट गया। ऐसे ही यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो -1 से बहुत बड़ा आएगा, इसको भी छोड़ सकते हो आप, इसको भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद ये यहाँ से आर एक्सपोनेंशियल ये जे थीटा जो है, यहाँ पे देखोगे ये आर फिर से बड़ा है, तो इसको भी छोड़ सकते हो।
फाइनली ये दो में से एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/r एक्सपोनेंशियल माइनस जे थीटा। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं r को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो का अप्रोच करेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो का अप्रोच करेगा तो एंगल की वेरिएशन को कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये यहीं पे इसका प्लॉट बन जाएगा। इसकी वजह से बी से सी का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड तो रहेगा जीरो। हाँ लेकिन एक सेकंड, मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा लेकिन एंगल की हमें बात करनी पड़ेगी कि एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आप देख रहे हो एंगल इसका जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इसका जो एंगल है वो वेरी कर रहा है हमारे पास यहाँ से। देखो थीटा इज इक्वल टू +90 से, थीटा इज इक्वल टू +90, तो थीटा इज इक्वल टू +90 कहाँ पे है, यहीं पे तो है बिल्कुल से -90, तो कुछ शिफ्ट ही नहीं आएगा, बस ये सिंगल एक पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली इस सिस्टम का आपके पास जो क्या बोलते हैं, जो पोलर प्लॉट बना है वो ये बन गया, सॉरी नाइक्विस्ट प्लॉट। अब आपको पता है ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 2 है, ये मैग्नीट्यूड 2 था ना यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। आपने एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए, n इज इक्वल टू पी माइनस जेड। अब यहाँ पे n, p और z क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो n है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ -1,0। देखो -1,0 यहाँ पे एक पॉइंट होएगा, उसको आपके नाइक्विस्ट प्लॉट ने कितनी बार एनसर्कल किया इन, या डायरेक्ट लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसने कितनी बार उसको एनसर्कल किया। अगर यही क्लॉकवाइज होता तो n की वैल्यू नेगेटिव कर देनी है आपने, ठीक है। p जो है ना यहाँ पे, ये p ये होता है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ GSHS, ठीक है, ध्यान रखना ये GSHS के पोल होते हैं जो राइट साइड के अंदर चले गए। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ GSHS इन राइट साइड, ठीक है, इन राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो Z है वो क्या है, Z आपके पास या तो आप इसको क्लोज लूप पोल बोल दो, ठीक है, या तो आप इसको क्लोज लूप पोल बोल दो, या फिर हम क्या बोलेंगे, या तो इसको क्लोज लूप पोल बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट, ठीक है। देखो जो आपके पास क्लोज लूप सिस्टम होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट ही तो पोल होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो है ये नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इन राइट साइड, क्लोज लूप सिस्टम इन राइट हाफ। तो हम क्या चाहेंगे, अगर क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल करना है तो z की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि z क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इन राइट हाफ। तो एट द एंड हमारा एम सिर्फ z निकालने से है। अगर आपको z की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब कोई भी पोल जो है वो राइट साइड के अंदर नहीं गया, तो आपका सिस्टम स्टेबल। अगर इसकी वैल्यू 1 या 2 कुछ भी आ गई तो इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल, ठीक है। तो इस नाइक्विस्ट प्लॉट को अगर आप देखो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट से आपने ना -1 से एक लाइन बाहर की तरफ खींचनी है। तो इस पॉइंट को देखो, इस लाइन को देखो, इस सर्कल ने कितनी बार कट किया, ठीक है, ऐसे एक ही साइड के अंदर खींचना। तो आप देख रहे हो इस -1 को इसने एक बार एनसर्कल कर दिया, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। आप देख रहे हो ये अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, क्योंकि इसने एक बार एनसर्कल कर दिया। आपके पास p की वैल्यू कितनी थी, देखो p क्या था, p था नंबर ऑफ पोल्स ऑफ GSHS इन राइट साइड, तो वो 1 था। यहाँ से p कितना था 1, ठीक है। तो आप बता सकते हो z कितना आएगा। तो यहाँ से क्लियरली हम देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस z, तो आप देखोगे यहाँ से z की वैल्यू आएगा आपके पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप सिस्टम का कोई भी पोल राइट साइड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ये तो क्योंकि IES के लिए क्वेश्चन था तो ऐसे किया, गेट के अंदर क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, इसको RH क्राइटेरिया से सोल्व कर लेते। वहाँ पे यार ध्यान रखना, नाइक्विस्ट से सोल्व करने मत बैठ जाना, इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने सीधा इसको RH क्राइटेरिया से सोल्व कर लेना है अगर गेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अभी मैं एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन पे पोल कंसीडर करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है।